तो जनाब, एक नई गोल्ड रश यानी सोने की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। दुनिया भर में अरबपतियों से लेकर बड़े बड़े बैंकों तक हर कोई एक ऐसी धात खरीद रहा है जो हजारों साल पुरानी है। आइए मिलकर खोज लगाते हैं कि इस सब के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग और ताकतवर तरीन ममालिक अचानक इस कदीम धात को इतनी बड़ी मिकदार में जमा करने लगे हैं? क्या ये सिर्फ एक होशियार इन्वेस्टमेंट है या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी आलमी तब्दीली की गेम चल रही है? अच्छा, इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करें। पिछले सिर्फ एक साल के अंदर सोने की कीमत $1,620 से बढ़कर $2,500 फी ट्राई औंस तक पहुंच गई है। ये 54% का एक जबरदस्त हैरानकुन इजाफा है। ये मार्केट में कोई हल्की पुल्की हरकत नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी तब्दीली का सिग्नल है। JP मॉर्गन की एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, सोना पैसा है, बाकी सब कुछ कर्ज है। ये बात आज भी बिल्कुल उसी तरह सच है। और यह हमें याद दिलाती है कि जब भी दुनिया में माशी गैर यकीनी बढ़ती है ना, सोना हमेशा से एक महफूज पनाहगाह रहा है। और देखें, आजकल इसी गैर यकीनी के माहौल में सोने की इस भाग दौड़ के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही अहम वजह नजर आ रही है, और वो है आलमी ताकत में एक तब्दीली जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। अच्छा, ये डी-डॉलराइजेशन है क्या? सीधे अल्फाज में इसका मतलब है कि दुनिया भर में तिजारत और पैसे के लेन देन के लिए अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम किया जाए। इसे यूं समझें जैसे पूरी दुनिया की मईशत एक गेमिंग आर्केड है और अब तक इस आर्केड में सिर्फ अमेरिकी डॉलर वाले टोकन ही चलते थे। लेकिन अब जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी टोकन बनाने वाली मशीनें खुद लगाएंगे। लेकिन एक मिनट, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। असल में ये एतमाद का मामला है। ये एक आलमी तब्दीली है जहां ममालिक अब अमरीकी पॉलिसियों से आज़ाद होकर अपनी माली खुदमुख्तारी चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी मईशत का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में हो, किसी और मुल्क के हाथ में नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा सोना खरीद कौन रहा है? जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इस मार्केट में दो बड़े टाइटन्स हैं, दो बड़े खिलाड़ी जो इसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो हैं हुकूमतें जिनके सेंट्रल बैंक्स अपने मुल्क के लिए, अपने कौमी खजाने के लिए सोना खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं प्राइवेट अरबपति लोग जो अपनी जाती दौलत बचाने के लिए असली फिजिकल सोना खरीद रहे हैं। दोनों के मकसद अलग हैं, पैमाने अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, सोना। तो चलें पहले हुकूमतों की बात करते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लफ्जी तौर पर टनों के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं, और इनके लिए ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम है अपनी माली खुदमुख्तारी हासिल करने के लिए। और इस दौड़ में जो ममालिक सबसे आगे नजर आते हैं वो हैं ब्रिक्स ममालिक। इन ममालिक का सोने की आलमी मार्केट पर कितना असर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुनिया में जितना भी सोना निकलता है ना, उसका तकरीबन 50% इनके कंट्रोल में है। और अगर इनके ज़खायर को देखें तो चीन के पास 2298 टन, रूस के पास 2336 टन और इंडिया के पास भी 880 टन से ज़्यादा सोना पड़ा है। ये बहुत बड़ी मिकदार है। तो ये हुकूमतें सोना खरीद क्यों रही हैं? वजूहात बिल्कुल साफ हैं। वो माली खुदमुख्तारी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कल को उन पर कोई पाबंदियां लगें तो उनकी मईशत बैठ जाए। वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन से खुद को बचाना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर वो अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हुई हुकूमतों की बात। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, यानी वो इंतहाई अमीर लोग, खास तौर पे एशिया में, जो एक नए रुझान को जन्म दे रहे हैं जिसे वॉलेट फ्लाइट कहा जा रहा है। ये चार्ट देखें, ये एक आम अमीर सरमायाकार और एक अरबपति की सोच का फर्क बताएगा। एक औसत अमीर शख्स अपनी दौलत का शायद सिर्फ 2% सोने में रखता है, लेकिन दूसरी तरफ हांगकांग के अरबपति चिया चेंग हाई को देखें, उन्होंने अपनी दौलत का 25% सोने में लगा रखा है। ये 12 गुना से भी ज्यादा का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। तो ये वॉल्ट फ्लाइट आखिर है क्या? इसका मतलब है अपनी दौलत को फिजिकली यानी हकीकी तौर पर मगरिबी मालियाती निज़ामों से बाहर निकालकर महफूज जगहों पर मुंतकिल करना। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सियासी हालात ख़राब हुए तो उनके असासे, उनके अकाउंट्स मुंजमद हो सकते हैं, जब्त हो सकते हैं। तो वो अपनी दौलत को कागजी कार्रवाई से निकालकर ठोस सोने में बदल रहे हैं जिसे वो खुद कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत को बचाने या छुपाने की नहीं है। ये सिर्फ एक दिफाई चाल नहीं है। असल में ये एक नए आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियाद रखने की कोशिश है, और इस नए निज़ाम में सोने का किरदार बिल्कुल नया और बहुत मरकजी होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ बचाव का खेल नहीं है। ब्रिक्स ममालिक बहुत संजीदगी से और बहुत तेज़ी से मौजूदा डॉलर पर मबनी सिस्टम का एक मुतबादिल बनाने पर काम कर रहे हैं।
और उनके मंसूबे का जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। वो एक नई करेंसी बनाना चाहते हैं जो तिजारत के लिए इस्तेमाल होगी, और इस करेंसी की बुनियाद 2 चीज़ों पर होगी। 40% इसकी वैल्यू सोने से जुड़ी होगी और बाकी 60% उन मेंबर ममालिक की अपनी करेंसियों पर। यहाँ सोना एक गारंटी का काम करेगा, वो इस्तेहकाम और एतमाद देगा जो इस नए सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। उनका पूरा मंसूबा या ग्रैंड प्लान 4 सीधे सादे कदमों पर मुश्तमिल है। पहला, एक नया ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम शुरू करना। दूसरा, इसे मजबूती देने के लिए सोने का सहारा लेना। तीसरा, मगरबी मालियाती निज़ाम को पूरी तरह बाईपास कर देना। और चौथा और आखिरी मकसद, मिलकर एक ऐसी मालियाती आज़ादी हासिल करना जहां वो किसी के मोहताज ना हो। तो सवाल यह है कि इस सारी आलमी खींचातानी का, इस बड़ी गेम का आम लोगों के पैसों पर क्या असर होगा? क्या सोना वाकई इस तूफान में एक महफूज कश्ती साबित हो सकता है? चलें देखते हैं। सोना ये वैल्यू को तो महफूज रखता है और इसे बेचना भी आसान है, लेकिन इस पर कोई सूद या मुनाफा नहीं मिलता, उल्टा इसे महफूज रखने का खर्चा होता है। क्रिप्टो करेंसीज, हाँ, इनमें मुनाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये इतनी ही ज़्यादा गैर मुस्तहकम भी हैं और इन पर रेगुलेशन का खतरा भी है। रियल एस्टेट एक ठोस चीज़ है, लेकिन इसे फौरी तौर पर बेचना बहुत मुश्किल है। और शेयर्स यानी इक्विटीज, इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन मार्केट का रिस्क भी साथ साथ चलता है। एक बहुत बड़े और मशहूर सरमाएगार हैं रे डैलियो। उनका कहना है कि अगर किसी के पास सोना नहीं है तो वो ना को तारीख को समझता है और ना ही मुआशियात को। ये बात आज के गैर यकीनी दौर में एक मुतवाज़न पोर्टफोलियो में सोने की अहमियत को बहुत अच्छे से बयान करती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। आज की इस जदीद दुनिया में जहां डिजिटल पैसा है, क्रिप्टो है और इतनी पेचीदा फाइनेंस है, क्या मुस्तकबिल पुराने ज़माने के सोने का है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये हमें ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है कि हकीकी दौलत और हकीकी कदर आखिर है क्या।